तो इस वीडियो में आपको चालक, अचालक और अर्धचालक इनके बारे में बताऊंगा। मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इनके बारे में बताऊंगा। तो पहले देखिए, चालक जो होता है, चालक जो पदार्थ होता है उसकी जो लास्ट की कक्षा होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पढ़ा रहा था। लास्ट की कक्षा में 1-2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। जिसकी कक्षा में 1-2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो अच्छा चालक होता है। तो अगर चालक की परिभाषा बोली जाए तो जिन पदार्थों में विद्युत करंट सरलता से प्रवाहित हो सकता है, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सरलता से हो सकता है, विद्युत चालक या चालक कहलाते हैं। जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए वो क्या कहलाएंगे? चालक। तो वो कौन से पदार्थ होते हैं? जिसकी लास्ट कक्षा में 1-2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1-2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं? जैसे कॉपर, Cu कॉपर का कितना होता है? 29 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं इसमें? 29 इलेक्ट्रॉन। या परमाणु संख्या कितनी होती है? 29। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे, वो जो फॉर्मूला बताया था मैंने 2n², तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा? 2 पहली कक्षा में, उसके बाद 8 दूसरे में, फिर 18, लास्ट में कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर मैं उसे बनाना चाहूँ तो उसे इस तरीके से बना सकता हूँ। कॉपर की जो भी बनेगा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी में 8, और थर्ड में 18। तो हम 18 लिख देता हूँ, और इसी लास्ट में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। तो लास्ट की कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसी में अगर मैं बात करूँ तो एल्युमिनियम का कितना होगा? 13। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होगी? 13। तो अगर इसे रखूँ तो 2, 8 और 3, लास्ट की कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये भी अच्छा चालक होता है। कॉपर भी अच्छा चालक है, एल्युमिनियम भी अच्छा है, और भी हैं। और इससे आगे अगर मैं चालक की बात करूं तो एक होता है सिल्वर, जिसे चांदी बोलते हैं। ये सबसे अच्छा चालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है। अगर कंपेयर किया जाए कि इनमें से सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सिल्वर, चांदी। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 47। अब अगर इसे डिवाइड किया जाए उसी में जो फॉर्मूला लगा के रिंग में, तो कैसे डिवाइड किया जाएगा? 2, 8, 18, उसके बाद फिर 18 और 1, लास्ट की कक्षा में 1 बचेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा इसे बना देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। 2 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 18 हो गए। अगर देखा जाए यहाँ तक कितने हो गए? तो हमारे 28 डिवाइड हो गए। कितने बचे? 19। 47 से 28 घटाए गए तो 19 बचेंगे। 19, और रूल के अनुसार तो यहाँ 32 आना चाहिए, पर लास्ट की कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। लास्ट की कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो क्या होगा? हम इसमें 18 रखेंगे, और जो 19 बच रहे थे 19 रख नहीं सकते। अब 18 हमने रख दिए। अब लास्ट के लिए कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रख दो। तो यहाँ भी 1 बच रहा है, तो ये भी अच्छा चालक है। और कॉपर में भी 1 बच रहा था। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इतना है, अच्छा चालक इसलिए माना गया है सिल्वर को, क्योंकि अपना जो नाभिक है ना, ये न्यूक्लियस है,
जो सेंटर है इससे ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, कई रिंग बन चुकी हैं, इससे बहुत दूर है। इस पर क्या होगा, हल्का से भी एनर्जी लगा दी जाए, ईएमएफ लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, इतनी दूरी पर इसका जो न्यूक्लियर है या सेंटर है इसका इफेक्ट बहुत कम है, थोड़ी सी पावर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। और देखो यहाँ पर कॉपर में कितनी रिंग बनी थी, 1 2 3 4 रिंग बनी है। तो यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा है इस इलेक्ट्रॉन पर, ये खिंचाव ज़्यादा है सेंटर की तरफ, थोड़ी सी ज़्यादा ईएमएफ लगाना पड़ेगा जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यहाँ पर देखो कितनी रिंग बनी हुई है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 रिंग है। तो ये दूर है सेंटर से, इसलिए जो सिल्वर होती है, जो चांदी होती है, अच्छी चालक होती है कॉपर की अपेक्षा। इसलिए जब भी कभी ऑप्शन आए तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं कि इसमें से अच्छा चालक कौन सा है तीनों से, तो वहाँ पर सिल्वर भी होगा, कॉपर भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा, ऑल ऑफ एबव भी होगा। तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन क्या लगाओगे, सिल्वर। तो जिसकी इलास्टिक अच्छा 1 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, एल्युमिनियम 3 भी है, वो अच्छे चालक होते हैं। इसके बाद है हमारा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर चालक के पीछे करंट कम फ्लो कराता है, चालक के पीछे आधा करंट फ्लो कराता है, इसलिए नाम रख दिया सेमीकंडक्टर, आधा। रूम टेम्परेचर पर ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पर जो करीब 25 डिग्री 20 से 25 डिग्री के आजू बाजू रहता है रूम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर ये सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। कोई भी जो मेटल होगा सेमीकंडक्टर वाला, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पर लेके आ जाएंगे तो इंसुलेटर बन जाएगा। तो ये सभी जो अभी बताए जा रहे हैं रूम टेम्परेचर पर बताए जा रहे हैं। तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो लास्ट की कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4 लास्ट की बात कर रहा हूँ। इसकी जो वैलेंसी है 4 होती है। तो ये सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं जिसकी वैलेंसी 4 होती है। तो इसमें तुम्हारे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन का कितना है, परमाणु संख्या 14 है। तो अगर मैं सिलिकॉन की ये बनाना चाहूँ तो इस तरीके से बनेगी, 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, वो तो अभी तक याद हो जाना चाहिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और फिर बचे वो कितने, 14 में से 10 तो रख चुका हूँ मैं, 4 बचे। इसकी बैलेंसी कितनी है, 4, इसीलिए सेमीकंडक्टर है ये सिलिकॉन। इसके बाद होता है जर्मेनियम, शॉर्ट में जी से लिखते हैं, इसका होता है 32। अगर 32 को मैं अगर नीचे डिवाइड करूं तो कैसे रखा जाएगा, 2 8 18 और 4। तो इसकी भी वैलेंसी 4 बच रही है। तो ये भी क्या है तुम्हारा, सेमीकंडक्टर। इसके अलावा एक और है कार्बन, कार्बन का कितना परमाणु संख्या होती है, 6। तो 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4। तो लास्टिक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो जिसकी लास्टिक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो सेमीकंडक्टर चालक के पीछे आधा करंट फ्लो कराता है, वह करंट फ्लो कराता है रूम टेम्परेचर पर। ये सब कंडीशन रूम टेम्परेचर की हैं। इसके बाद है हमारा इंसुलेटर, अचालक। अचालक जो होता है उसकी जो लास्ट बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, बैलेंसी 8 होती है। 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट की कक्षा में मिलेंगे। अब जिसके लास्ट की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसे उसकी कक्षा कंप्लीट हो गई, 8 पर कंप्लीट हो जाती है। तो अब इसकी कक्षा कंप्लीट है, ना तो कहीं से इलेक्ट्रॉन देगा ना कहीं से लेगा,
इसे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कंप्लीट है अपना। जब इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं ना आ रहा ना कहीं से ना जा रहा, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट की परिभाषा क्या थी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, यही है। जब इलेक्ट्रॉन ही कहीं मूव नहीं कर रहा है तो करंट फ्लो होगा नहीं, और करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या हो गया? निष्क्रिय। ये तो इन पदार्थों को निष्क्रिय भी बोलते हैं। निष्क्रिय पदार्थ, ये किसी से क्रिया नहीं करते। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की इलास्टिक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 8। तो जो भी तुम्हारे माइका, ब्रक, कांच, ये सब इंसुलेटर में आ जाते हैं। इंसुलेटर एक आइडियल कंडीशन है कि कोई करंट फ्लो नहीं कराएगा, परंतु आइडियल कोई पदार्थ नहीं होता। आइडियल कोई पदार्थ नहीं होता। जब इस पर वोल्टेज ज़्यादा लगाई जाएगी तो मान चलो कोई भी ये इंसुलेटर बीच में लगा हुआ है, इंसुलेटर बीच में, यहाँ पर ये वोल्टेज ईएमएफ दे रहे हैं हम, यहाँ से करंट आए, कोशिश करेगा जाने के लिए, परंतु ये जाने नहीं देगा क्योंकि इसी कंप्लीट है। अच्छा, परंतु होता कि आइडियल कोई नहीं होता, आदर्श कोई पदार्थ नहीं होता। जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इसके क्या नहीं, बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूटे जाएंगे। जैसी वोल्टेज लगेगी तो हीट होगा, तो इसके बॉन्ड टूटने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो जिस वोल्टेज का कोई भी इंसुलेटर, जिस वोल्टेज कोई भी इंसुलेटर करंट फ्लो कराने लग जाता है वो उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। मान लो जो वोल्टेज हम बढ़ाते हुए जाते हैं और उसकी भी एक रेंज होती है, उसके बाद करंट फ्लो होने लग जाता है, क्योंकि आइडियल कोई पदार्थ है नहीं, तो वो उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। जैसे आप देखते हो कोई भी जो अचालक पदार्थ चढ़ाते हैं, जो भी रबड़ वगैरह होती है, बिजली के तार होते हैं, ये बिजली के तार होते हैं, तो उस पर रेंज लिखी रहती है कितने, 1100 वोल्टेज तक, 650 वोल्टेज तक, मतलब इतनी वोल्टेज तक इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसके जो ऊपर रबड़ चढ़ी हुई है, प्लास्टिक चढ़ी हुई है, कोई भी वायर है जैसे बीच में, तो उसके ऊपर रबड़ भी तो चढ़ी रहती है, जैसे कि हम टच करें तो करंट फ्लो ना हो। माना जो ऊपर रबड़ है, बीच में चालक पदार्थ है ऐसे, तो इसमें हम टच करते हैं तो करंट नहीं आता है। अगर यही जो 1100 वोल्टेज या 220 वोल्टेज वाली लाइन को 11,000 वाली लाइन पर लगा दिया जाए तो क्या होगा? जैसे हम टच करेंगे तो करंट आने लग जाएगा, हमारे में शॉक लगेगा। इसका मतलब क्या है? उसकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है 1100 वोल्टेज तक थी, 1100 के बाद उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस इंसुलेटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब अपने से करंट फ्लो करा देगा, इसीलिए हमारे को शॉक लगेगा। इसीलिए सभी जितनी वायरिंग होती है या इंसुलेटर होते हैं उस पर ब्रेक डाउन वोल्टेज लिखी रहती है। तो इंसुलेटर के इलास्टिक कक्षा में कितनी बैलेंसी कितनी होती है? 8। इसके बाद इनमें कुछ एक वो होता है, जो भी हमारे जो तीनों पदार्थ हैं, ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, तो इसमें कुछ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि फॉरवर्डन गैप, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड। तो थोड़ा सा ये देख लो इंसुलेटर का जो फॉरवर्डन गैप, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है, इंसुलेटर का है, इंसुलेटर, तो ये फॉरवर्डन गैप बीच का है, फॉरवर्डन गैप, शॉर्ट में FG, फॉरवर्डन गैप, ठीक है। यह मेरा बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, और यह कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, तो CB लिख दूंगा, ठीक है। तो ये इंसुलेटर का है। इंसुलेटर में क्या है, जो फॉरवर्डन गैप है ना, सेमीकंडक्टर के पीछे ज़्यादा होता है जो पोर्शन है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी जैसे मैं कोई भी लगाई, कोई भी EMF लगाया, EMF, तो यहाँ पर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा इंसुलेटर का भी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, 15 वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर की। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी EMF लगाएं एनर्जी इलेक्ट्रॉन ना फ्लो हो, परंतु वो वोल्टेज की रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होगी इंसुलेटर की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। जैसे ही बैलेंस बैंड में, जैसे यहाँ पर बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इस फॉरवर्डन गैप को पूरा करता हुआ कंडक्शन बैंड में जाएगा। कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो यहाँ से कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा, ऐसे सर्किट को कंप्लीट करेगा।
तो इसमें ये ध्यान रहा इंसुलेटर में जो फॉरबिडन गैप ज़्यादा होता है सेमीकंडक्टर की अपेक्षा। अब ऐसे यहाँ पर आ जाओ सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर का अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर जो फॉरबिडन गैप है छोटा होगा, FG मतलब फॉरबिडन गैप, ये कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड, शॉर्ट में लिख दिए। ये छोटा है किसकी अपेक्षा, इंसुलेटर की अपेक्षा। तो यहाँ पर उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे। यहाँ से मैं कोई EMF में नहीं लगाया, EMF जैसे कुछ लगाऊंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप को पार करते हुए कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कंडक्शन बैंड से में इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ ऐसे सर्किट को कंप्लीट करेगा। बीच में जो भी कुछ लोड लग रहा होगा मतलब करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट। सेमीकंडक्टर में 1.1 पर इलेक्ट्रॉन वोल्टेज लगानी पड़ती है हमारे को। ये किसका, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का ये 1.1 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पॉइंट यही ध्यान रखना है जो भी फॉरबिडन गैप छोटा होता है इंसुलेटर की अपेक्षा। इसके बाद मैं बात करूं कंडक्टर की। कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर फॉरबिडन गैप नहीं होता, फॉरबिडन गैप नहीं हो। ये हमारा बैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड। और जो ये दोनों बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप रहते हैं, एक दूसरे में से मिले रहते हैं, बीच में कोई गैप ही नहीं है। इसलिए इसमें क्या होगा कि जैसे थोड़ा सा बस वो EMF लगाया, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव इसमें जाएगा, कंडक्शन बैंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, उस कंप्लीट सर्किट को करता हुआ ऐसे करेगा। तो इस तरीके से इनके ध्यान रखने पॉइंट यही पॉइंट है कि बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, थोड़ा सा ही पॉइंट ध्यान रखना। जो बैलेंस बैंड होता है ना, ये हमारा सेमीकंडक्टर से बना होता है। सेमीकंडक्टर जैसे कि इलास्टिक कच्चा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर से बना होता है। और जो कंडक्शन बैंड ये तो कंडक्टर है ही। तो ये भी कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है कि बैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। कंडक्शन बैंड इससे चालक पदार्थ, चालक। तो इसमें बस इतना ही है। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट वगैरह कर सकते हो। ओके।